तो यहाँ पर इन दिस केस अगर हमें क्वेश्चन लगा है m1 m2 है दिस आर टू वेलोसिटीज v एंड 2v पीपल, तो अगर मैं m1 को पूछा हूँ कि फ्रिक्शन नहीं निकला, सोचो फ्रिक्शन नहीं है, m1 को पूछा m2 किधर जा रहा है, तो m1 बोलेगा मेरे रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, तो m1 इस पर फ्रिक्शन किधर लगा देगा, पीछे, दिस इज f1, इसने अगर इस पे पीछे लगा तो ये इस पे आगे जाएगा, बिकॉज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, और जमीन के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा है आगे, इस पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा पीछे। बात समझ में आया? इस तरीके से हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन देते हैं। जैसे कि इस केस में देखते हैं, इस केस में सोचो एक ब्लॉक जिसपे गाड़ी में रखा गया है ना, m मास का, तो अगर हम इसको F फोर्स से खींचते हैं इस ब्लॉक में, अगर ब्लॉक हम गाड़ी को हम खींचेंगे ब्लॉक भी उसके साथ आएगा नहीं आएगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे हो? अगर मैं इसका अलग करके बनाता हूं, तो रगत से मैंने ब्लॉक ने गाड़ी को पूछा गाड़ी किधर जा रहा हूँ, तो गाड़ी बोलेगा मैं आगे जा रहा हूँ, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगा देगा पीछे, और इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, तो तुम्हें दिख रहा नहीं यहाँ पर फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग द मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कार निकल के चला जाता, ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहता है। इन दिस केस फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। सबको आया समझ में ये सब चीजें? बोलो यस सर। ओके, इस केस में देखो, इस केस में 10 केजी 20 न्यूटन, 20 न्यूटन लग रहा है, 10 केजी का ब्लॉक है, फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना बोल सकते हैं? व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? न्यू एस इनटू एन, है ना? कुछ तो बोलो। यस सर। इसका नीचे कितना लग रहा है? ऊपर कितना लग रहा है? नॉर्मल है। सो न्यू एस का वैल्यू कितना है? 0.3। नॉर्मल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 10 जी। सो 30 न्यूटन है या नहीं? तो अगर 20 न्यूटन है यहाँ पर 30 नहीं लगेगा पीपल, यहाँ पर 20 ही लगेगा। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स टिल्टिंग मोशन रोकने के लिए। तो अगर तुम 60 लगा दोगे तो क्या होगा? तब तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम कैपेसिटी 30 तक ही है, तब तो ये स्लाइड कर जाएगा, तब लेकिन न्यू एस इंटू एन नहीं रहेगा, तब क्या लगेगा? न्यू के इंटू एन, 0.25 इंटू 10 जी कितना होगा? 25, है ना? 25 न्यूटन लगेगा, और आगे 60 न्यूटन। समझ में आया सबको? तो जिस केस को देखते हैं, लेट्स सी दिस केस, वाला केस को देखते हैं, ठीक है? एक वॉल है, और कैसा दिखे सी है, एक ब्लॉक अटैच्ड है ना, और एक आदमी इसको एफ फोर्स से पुल कर रहा है। अभी एफ के दो केसेस दिए, 20 न्यूटन है, 60 न्यूटन, न्यू के 0.25, न्यू एस 0.3, न्यू के 0.25 एंड न्यू एस इज इक्वल टू 0.3। तो 20 न्यूटन लगाने से तुम्हें पूछा वैसा टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? स्ट्रिंग में टेंशन कितना वो पूछा जा रहा है। अच्छा, स्ट्रिंग में खिंचाव कब आएगा? जब ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा या हिलने का टेंडेंसी शो करेगा। अगर ब्लॉक अपनी जगह से हिला ही नहीं तो रस्सी तक वो इंफॉर्मेशन जाएगा क्या कि तुम्हें खींचना है और के? नहीं। तो हमेशा याद रखना, ऐसे केसेस में अगर तुम फोर्स एक्सर्ट करोगे तो सबसे पहले ग्राउंड एक्टिव होगा। ग्राउंड एक्टिव होने का मतलब है सबसे पहले फ्रिक्शन एक्टिव होगा, और फ्रिक्शन ब्लॉक को रोकना चाहेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो टेंशन का वैल्यू 0। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फ्रिक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा, वो टेंशन हैंडल करेगा। जैसे कि इन दिस केस 20 एंड 60 आई थिंक से पुराना वाला केस है, राइट? अगर हम 20 लगा दें, इस सरफेस का लिमिटिंग वैल्यू क्या निकल के आएगा? लिमिटिंग वैल्यू आएगा 0.3 इंटू नॉर्मल है ना, दैट इज 30 न्यूटन। अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन देखो वो कितना होगा पीपल? 0.25 इंटू 100, लेकिन हम लोग इन दिस केस 25 न्यूटन। अगर तुमने यहाँ पर फर्स्ट फेज में फोर्स का कितना एक्सर्ट कर लिया 20, तो फ्रिक्शन का यहाँ तक कैपेसिटी कितना है? 30 तक का कैपेसिटी है, तो आराम से 20 लगा देगा इससे, ब्लॉक हिलेगा नहीं। इन दैट केस टेंशन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0। सेकंड केस में अगर एफ का वैल्यू तुम कितना शो कर देते हो? 60। अगर तुम 60 शो करोगे, यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता है? 30, है ना? तो टेंशन को कितना हैंडल करना पड़ेगा? 30 हैंडल करना पड़ेगा। ओके, जब 60 लगेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 या एफ के? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक का मैक्सिमम लगेगा। हाँ,
काइनेटिक नहीं लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा। काइनेटिक तभी लगेगा जब खींचना चालू होता है। द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, टेंशन रोक देगा ना उसको। तो ऐसे केसेस में तुम्हें एफ के नहीं लगाना, तुम्हें क्या लगाना है, एफ लिमिटिंग ही लगाना है। एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अभी तो फ्रिक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा, तो काइनेटिक तब होगा जब खींचना ही हो जाता है। स्लाइडिंग हैपेंस, द ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू स्लाइड। ब्लॉक स्लाइड करेगा क्या, अपनी जगह पर ही रहेगा, राइट। तो फ्रिक्शन कितना हैंडल करेगा, 30, और बाकी टेंशन का वैल्यू इन दिस केस क्या जाएगा, बोलो 13 न्यूटन। टेंशन का तो मैक्सिमम लिमिट होगा ना, मतलब रस्सी टूटने का बात कर रहे हैं तो वो सब नहीं पर टेंशन कितना वो सब कुछ इसमें इतना सोच रहा है टेंशन कितना है। तो ऐसा तू जो कह रहा है उसमें ऐसा देना पड़ेगा कि रस्सी का स्ट्रेस इतना है, इससे ज्यादा वो स्ट्रेस ले नहीं पाएगा, उसका एरिया देगा, तब जाके अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइडिया मिलता है कि रस्सी टूटने के बारे में पूछा जाए, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो अच्छी ये जो टाइप का चलो कैसे करोगे। लेट्स सी दिस पिक्चर, ये ब्लॉक है एंड दो डायरेक्शन में फोर्सेस लगाए गए, बीस एंड 15, ठीक। नॉर्मल एमजी के ऊपर देख लेते हैं, नॉर्मल एमजी किस तरफ होगा, नॉर्मल इस तरफ होगा, एमजी इस तरफ होगा। तो इस समय पता चल गया कि नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, 10 जी होगा। तो क्वेश्चन में पूछा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, है ना। एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, लेट्स फर्स्ट सी दैट। तो एक बार ना इस ब्लॉक का टॉप व्यू देखते हैं, एनालाइज करना आसान होगा। टॉप व्यू अगर देखूंगा तो सिर्फ ये स्क्वायर दिखाई देगा। सो अगर हमने ऊपर से देखा तो ये ब्लॉक का स्क्वायर दिखाई देगा। तो अगर ये 20 है, लेट से इसको मैंने 20 ऐसा दिखा दिया, तो इस तरह 15 होगा नहीं होगा, ऐसा 15 टॉप व्यू में, दिस इज 20, दिस इज 15। ये नीचे का प्लेटफॉर्म है, दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसमें इस ब्लॉक को रखा गया है, राइट। नॉर्मल किधर है, बोर्ड से बाहर निकल के आ रहा है, एमजी किधर है, बोर्ड के अंदर है। नॉर्मल का वैल्यू हमने 10 जी लेकर रखा है। अभी अगर फ्रिक्शन नहीं होता, खाली ध्यान से सुनना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर मूव करता, ये ब्लॉक नीचे रेस्ट में है, तो इस पे फोर्स जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ मूव करेगा, राइट। तो दिस इज 20, दिस इज 15, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 25 न्यूटन। अभी क्या फ्रिक्शन 25 को संभाल पाएगा, तो फ्रिक्शन का कैपेसिटी देख लेते हैं यहाँ तक। तो फ्रिक्शन का अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लूँ इन दिस केस, तो वो हो जाएगा 0.4 इंटू नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 जी, 40 न्यूटन, है ना। 25 को भी बैलेंस करना, आराम से बैलेंस कर देगा, तो वो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, 25 को कैंसिल करने के लिए 25 को यहाँ लगाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर तुम्हें पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दे देगा, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ, तुम ट्रायंगल निकाल नहीं सकते हो, एंगल निकाल पाओगे, ये एंगल निकाल लेना, मतलब देख लेना है क्वेश्चन में जो पूछा है, जैसे एंगल पूछा है। बात समझ में आया नहीं आया। तो तुम्हें पता नहीं कि चक्कर गोल घूमना बंद कर देता है, अच्छा स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार मूविंग विद डिसएंगेज्ड इंजन ब्रिंगिंग इट टू अ हॉल्ट आफ्टर 2 सेकंड्स। बात को समझना, साइकिल चलाया ना, जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, साइकिल का चक्का मतलब दो रबर आके साइकिल के चक्कर को पकड़ लेता है और चक्का गोल घूमना बंद हो जाता है। लेकिन साइकिल के चक्के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होता है नहीं होता, तो मैं सिर्फ रोटेशन को ही रोका है ब्रेक डाल के, राइट। ब्रेक डाल के सिर्फ रोटेशन को ही रोका है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अभी नहीं है। तो ये गाड़ी अगर ट्रांसलेट कर रहा था, चक्का तुमने रोक दिया, तो जमीन के रिस्पेक्ट में ये चक्का किधर जा रहा है, आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, बोलो ना people? तो चक्के पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे, और यही फ्रिक्शन होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिटार्डेशन, इसके कारण ये रुकेगा। इस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बोला गाड़ी brings it to a halt after 2 seconds, its velocity at the moment when brakes are applied, if the coefficient of friction between the road and the tire is 0.4, मतलब म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 0.4। बात का समझना पीपल, ये नॉर्मल है, नीचे क्या लग रहा है, सो ऑब्वियसली नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, एनर्जी। अभी जब फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक ही लगेगा, सो म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। सर यहाँ पर तो म्यू के नहीं दिया गया है, टेंशन मत लो, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो म्यू है, सर म्यू के वैल्यू सेम ही दिया जाएगा, अगर मेंशन नहीं है तो, है ना। इसको लिखे वरी मत करना कि म्यू एस म्यू के नहीं दिए, जो दिया है लिख दो। 0.4 इंटू नॉर्मल का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, अच्छा एक ही तो फोर्स है, फ्रिक्शन है सर, तो इसका रिटार्डेशन पैदा कौन करेगा, ये फ्रिक्शन पैदा करेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास होता है नहीं होता। एक काम करता है, इसको मैं म्यू एम जी लिखता हूँ, ठीक है ना,
तो फोर्स ऑफ मास करेंगे तो क्या होगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय व्हाट, एम चला गया, ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू जी। हाँ समझ में आ रहा है, राइट। तो ब्रेकिंग ऑफ द कास्ट में रिटार्डेशन का वैल्यू क्या होगा, म्यू जी। 2 सेकंड के बाद ये गाड़ी रुक जाता है, तो तुम्हें पूछे वेलोसिटी ऑफ द मोमेंट में ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैन आई से दिस इज v, so can I use the formula v equal to u plus 8, sorry v नहीं, ये u है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन इस तरह है, there is mu g into टाइम कितना हो जाएगा 2, तो u का वैल्यू होता है सेट ट्वाइस mu g into 0.4 into कितना है 8 मीटर पर सेकंड। समझ में कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन कितने लोग आए डिस्कस कर लेते हैं। देखो एवरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल है स्लोली प्लेस्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट, मतलब सबसे पहले ये हमारा बेल्ट और ये कन्वेयर बेल्ट कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 20 मिनट से। अब अगर तुम इस ब्लॉक को स्लोली रखोगे इसके ऊपर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ही नहीं, तो जब जब इसको रखोगे इसमें फ्रिक्शन किस तरह लगेगा, इसको लग रहा होगा कि बेल्ट आगे जाए, तो बेल्ट पे लग जाएगा फ्रिक्शन पीछे और उसको लग जाएगा फ्रिक्शन आगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। अच्छा फ्रिक्शन कब तक लगता रहेगा, फ्रिक्शन का हमेशा इंटेंशन होता है तो स्टॉप द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। इस फ्रिक्शन के कारण इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, एक टाइम आएगा कि ब्लॉक का वेलोसिटी भी v बन जाएगा, उसके बाद ब्लॉक एंड कन्वेयर बेल्ट एक साथ ट्रैवल करेंगे, देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन अब 0 हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन को जो अचीव करना था वो अचीव कर चुका है वो, तो जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा दे विल ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, राइट। सो हमने जस्ट नाउ किया, अगर तुम्हें याद है तो मैं क्या ए का वैल्यू म्यू जी लिख सकता हूँ, अभी तो क्या था गाड़ी के केस में पीछे की तरफ या आगे की तरफ है, या फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू नॉर्मल का वैल्यू एमजी हो जाएगा तो म्यू जी हो जाएगा, है ना, इस तरह वैसे रिलेशन है। तो तुम्हें पूछा क्या है व्हाट डिस्टेंस, तो फाइनली जब ये ब्लॉक का वेलोसिटी v हो जाएगा तो वी कैन यूज द फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, तो v स्क्वायर u कितना होगा 0 स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना होगा म्यू जी टू s, है ना, तो s का वैल्यू क्या होगा v स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू जी, है ना, इस तरह डिस्टेंस को सबको आया समझ में, क्या हो गया यूनिफॉर्म rope of length and nice symmetry, very simple है। If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L1 of the part of the rope which can overhang from the edge of the table without sliding is, कुछ आया समझ में, कि एक चेन है जिसके एक पार्ट ऐसे हैंग कर रहे हैं, तो कितना लेंथ हैंग कर सकता है ताकि ये अबाउट टू स्लाइड हो, और यहाँ पर तुम्हें इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ, सो बोला कि मैक्सिमम लेंथ एल ऑफ द पार्ट, तो लेट अस से हमने इसका लेंथ स्मॉल एल पकड़ लिया, ठीक है ना, और पूरा चेन का लेंथ कैपिटल एल था, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा एल माइनस एल, तो इस पोर्शन का नीचे का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कितना होगा, अगर इसका टोटल मास m मान लिया तो m बाय l इज मास पर यूनिट लेंथ और नेबल एल का मास इनटू l इनटू g। जब ये ऐसा खींचेगा तो फ्रिक्शन ये चेन तो आगे आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस चेन पे फोर्स कितना लगाएगा, इसे लगाएगा नहीं लगाएगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस, अबाउट टू स्लाइड बोला था मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, कुछ तो बोलो, सो म्यू इनटू n, भाई n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू इस पोर्शन का मास होगा नहीं होगा, और इस पोर्शन का मास कितना होगा m बाय l इनटू n माइनस l, आइए ना, सो म्यू इनटू n की जगह m बाय l इनटू l माइनस l इनटू g, नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट याद है, इधर का पुल क्या कर जाएगा बैलेंस कर जाएगा, सो दैट इज म्यू इनटू m बाय l इनटू l माइनस स्मॉल l इनटू g that is equal to mlg डिवाइड बाय व्हाट, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो स्मॉल l का वैल्यू निकल के आ जाएगा, is that clear, याद रहेगा ये चीज, माइनस पॉस सुना नहीं, देखो the minimum acceleration that must be imparted to the car in the figure, so the block A will not fall given u is the coefficient of friction, तो गाड़ी है ऐसा और यहाँ पर एक ब्लॉक इसके साथ मतलब फिक्स तो नहीं है, और ये धक्का देके इसको आगे लेके जाए, ऐसा क्लियर, तो अगर ये ए से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी तो कितने से जा रहा होगा ए से, तो नीचे क्या लग रहा है एम जी, ये इसको इधर पुश अवे कर रहा होगा एन से, है ना, अच्छा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एम जी क्या करता है इसको नीचे लेके आ जाता,
But is there pressing tendency between them? Yes, there is normal between them. तो अगर ये नीचे आना चाहेगा तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा ऊपर, और अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो एफ का वैल्यू किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा. इज दैट क्लियर? अभी बोला है द मिनिमम एक्सेलरेशन. मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब एक बात देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं क्या मैं एन इक्वल टू एम इनटू लिख सकता हूं? तो ए मिनिमम है तो नॉर्मल मिनिमम है. नॉर्मल मिनिमम है मतलब फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग कैपेसिटी है वो भी एट इट्स मिनिमम है. तो लिमिटिंग कैपेसिटी अगर मिनिमम है तो अगर मैं ये फ्रिक्शन का कहूं कि मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू वो बहुत ही कम है, सो दिस ब्लॉक विल बी अबाउट टू फॉल डाउन बिकॉज़ फ्रिक्शन का कैपेसिटी बहुत ही कम होगा. तब एक्सेलरेशन ज्यादा तो नॉर्मल ज्यादा, नॉर्मल ज्यादा तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू के नीचे वाला वैल्यू ही इसको बैलेंस कर देगा. लिमिटिंग तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा. पर अगर एक्सेलरेशन कम है तो नॉर्मल कम है. नॉर्मल कम है तो फ्रिक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, कम है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही कम है. बात समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो द ब्लॉक विल बी अबाउट टू स्लाइड, मतलब इन दिस केस हम कौन सा फ्रिक्शन लगा देंगे? सो एफ लिमिटिंग का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, जी. और एफ लिमिटिंग इज मीन टू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, एम दैट इज इक्वल टू एम जी. सो क्या पूछें? वेरी आंसर. कोई समझ में कोई दिक्कत? ठीक है, वन मोर टाइम. देखो इस केस में डिफरेंस कहां पर आएगा? दोनों ब्लॉक का मास 5 kg है. पुल में फोर्स 20 न्यूटन, दोनों केस में 20 न्यूटन है, एंगल 30 डिग्री है. लेकिन एक केस में फोर्स ऐसा है, एक केस में फोर्स ऐसा है. ऐसा फोर्स लगाओगे तो वो जमीन को ज्यादा प्रेस करेगा. क्यों? क्योंकि फोर्स के कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ आएगा. और ऐसा फोर्स लगाओगे तो वो जमीन को कम प्रेस कर रहा है बिकॉज फोर्स के कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ. तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ पेपर, है ना, ध्यान से सुनना पेपर, एकदम वो क्या शो कर देंगे, एम जी. एक हम शो क्या करेंगे, नॉर्मल. ये जो फोर्स लग रहा है इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा दैट इज एफ cos 30 कितना है, एफ √3/2, और एफ sin 30 कितना होता है, f/2. सो इन दिस केस ये और ये सेम पार्टी में है तो नॉर्मल का हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी प्लस f/2. ये डिफरेंस आएगा. उस वाले केस में एफ का कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ नहीं आएगा, एफ का कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ आएगा. तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है. बस एक पॉइंट नॉर्मल ये होना सब जगह मत करना, नहीं कैलकुलेशन. अच्छा ये तो मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा. ऐसा है कि देयर इज अ ब्लॉक एंड मास का एफ फोर्स कर रहा है इन एंगल ऑफ थीटा. इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मतलब नहीं बस दिया हुआ है. एट व्हाट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कितने एंगल पे एफ को लगाना पड़ेगा सो दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्लॉक मूव इज मिनिमम. समझ में आया? कितनी थीटा पे अप्लाई करने से इस ब्लॉक को मूव कराने के जो फोर्स चाहिए होगा वो मिनिमम चाहिए होगा. बात समझ में आ रहा है? देखो पेपर यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है. अगर मैं इसका पेपर बनाऊं, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है एन, और ये जो एफ cos थीटा है वो ब्लॉक को आगे लेके जाना चाहता है, और ये जो एफ sin थीटा है वो नॉर्मल के वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. बात समझ में आया? तो ये फोर्स आगे लेके जाना चाहता है, एफ sin थीटा नॉर्मल को डिक्रीज कर रहा है. अलग अलग थीटा पे अगर मैं थीटा को वेरी कर चाहूँ तो एफ cos थीटा चेंज हो जाएगा. हो सकता है कि आगे जाने वाला फोर्स बढ़ गया लेकिन एफ sin थीटा कम गया और नॉर्मल का वैल्यू बढ़ गया. बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर बॉडी को इस तरह मूव कराना है, इस पर फ्रिक्शन ऐसा लगेगा नहीं लगेगा. अगर फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो हमें चाहिए एफ cos थीटा, राइट. एंड एट द सेम टाइम फ्रिक्शन को वीक करने के लिए हमें नॉर्मल के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. तो उधर हमें एक एफ sin थीटा चाहिए. तो किस थीटा पे हमें एफ मिनिमम होगा वो हमें निकालना है. तो कैसे करेंगे हम इस चीज को? पहले तो बेसिक इक्वेशन लिख लो, एन और एफ sin थीटा ऊपर करके रख लो. सो एन प्लस एफ sin थीटा विल स्टे विद मी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg. सो नॉर्मल का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस ऑफ एफ sin थीटा. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफ द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग अबाउट टू स्लाइड. सी हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल एन, या म्यू एस भी लिख सकते हो. सो एफ cos थीटा आ जाएगा म्यू एस इनटू नॉर्मल. नॉर्मल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg माइनस एफ
साइन थीटा। सुने हो ना सब लोग? तो अगर मैं एफ को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, and that is equal to what? Mu s mg, and this is f equal to mu s mg by cos theta plus mu s sin theta। होगा नहीं होगा? और तुमने मुझे एक फॉर्मूला सिखाया था c प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम f का वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं, है ना? पर हमें थीटा भी चाहिए। थीटा निकालने का कोई फॉर्मूला डिफरेंशिएट करके तो निकाल ही सकते हैं, मैथ्स में कुछ नहीं कैसे। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए नहीं? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? c तो नहीं है, रूट ओवर ऑफ रूट ओवर 1 प्लस म्यू s का होल स्क्वायर। सो f का जो मिनिमम वैल्यू है, सबको आता नहीं सब? 1 प्लस म्यू s का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें थीटा मिनिमम चाहिए और अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो यू हैव टू गो बैक टू आवर classical method of finding out maximum minimum. That means in this case we have to differentiate f with respect to what? Theta. अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल के आता है? थीटा इनवर्स ऑफ म्यू s। उसके कारण जो फोर्स निकल के आता है, फोर्स का वैल्यू यहाँ दिख नहीं रहा, बट वो म्यू mg पर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू s का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो फॉर्मूला है ये याद रख लेना है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम क्या होगा? माइनस आ जाएगा, राइट? ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। क्यों यूज होता है? मैंने तब ये क्वेश्चन नहीं कराया, पीवाईक्यू का क्वेश्चन दिखा था, ये वाला क्वेश्चन। ये 60 डिग्री में पुल है और 30 डिग्री में क्या है? पुश है। हाँ, ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, लेकिन फोर्स का एक्सप्रेशन हम ये यूज कर सकते हैं। अगर पुल के केस में ये प्लस है तो पुश के केस में ये क्या होगा? माइनस। तो देखो उन्होंने एक्सप्रेशन में डायरेक्टली यूज कर दिया माइनस और बीच में क्या लिख दिया? प्लस। इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैंने बता के रखा कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या आता है पुश एंड पुल वाला। बाई चांस याद होगा तो इट विल बी इजी। इतना निकालना पड़ेगा, उसके बाद इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली यही से चालू किया है। समझ पा रहे हो क्या है? दिस क्वेश्चन में जस्ट कम, सो बी केयरफुल। जब नोट्स बनाओगे, मैंने जब बताया ऐसे फॉर्मूला वो सब साइड में लिख के रखना। एक फॉर्मूला बुक बनाने बोला था, आज तक देखा नहीं मैंने किसी के हाथ में। कि सोचो कि अगर तुम्हारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज एल मास, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन दिस केस हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू s। तो इसको नीचे कौन लेके आना चाहते हैं? साइन थीटा। यहाँ पर कितना लगेगा? mg cos थीटा। यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर्मल है, और इसमें क्या लगेगा? फ्रिक्शन वगैरह है ना? तो अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊँ, इस ब्लॉक का नीचे आने का टेंडेंसी इंक्रीज होता जाएगा, राइट? बिकॉज थीटा बढ़ाने से एटलीस्ट साइन थीटा बढ़ जाएगा। अगर नीचे आने का टेंडेंसी बढ़ा तो फ्रिक्शन को भी अपना वैल्यू क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, तो स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग डाउन, राइट? तो ऐसा करते करते थीटा पे द ब्लॉक विल बी अबाउट टू स्लाइड, है ना? थीटा है, when the block will be about to in that case हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg sin theta is equal to what? f negative. So mu s into normal का हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg cos theta। people say with me mg चला जाएगा। So tan theta का हम लोग क्या लिखेंगे? mu s। समझ में आया? मतलब इस रिलेशन से जो थीटा निकल के आएगा, उस थीटा तक तुम्हारा ब्लॉक स्लिप करके नीचे आएगा ही। हाँ, समझ में? उस थीटा से जब बड़ा हो तब जाकर ब्लॉक क्या करेगा? स्लिप करेगा। मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखो ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, 45 डिग्री पे ब्लॉक है, एक रस्सी के साथ कनेक्टेड है। याद मैंने कुछ देर पहले बताया था कि दिस ब्लॉक इज टेंडेंसी टू स्लाइड। तो सबसे पहले ग्राउंड एक्टिव होगा, फ्रिक्शन एक्टिव होगा। फ्रिक्शन अगर संभाल नहीं पाया तो टेंशन के हाथ में जाएगा, रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर बोला है व्हाट इज द फाइनल टेंशन, टेंशन का वैल्यू पूछा, और म्यू इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो हम वो एंगल निकालते हैं जिस एंगल पे ये ब्लॉक रस्सी वस्सी सब हो जाए,
जिस एंगल तक ये ब्लॉक कभी भी स्लिप करके नीचे आएगा ही नहीं। सो वो एंगल कितना हो गया? tan इनवर्स ऑफ 4/3 कितना है? 53 डिग्री। मतलब 53 डिग्री तक फ्रिक्शन ही ब्लॉक को क्या करके रखेगा? रोक के रख देगा। 54 डिग्री में वो स्लाइड करके आ जाएगा। रस्सी फॉरगेट अबाउट रस्सी ना, देयर इज नो रस्सी इन द क्वेश्चन ना। समझ में आया? 0 डिग्री से लेकर 53 डिग्री तक तुम्हारा ब्लॉक नीचे स्लिप करके नहीं आएगा। मतलब फ्रिक्शन विल बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन। अब एंगल कितना है? तो 45 तो आएगा नहीं। मतलब फ्रिक्शन ब्लॉक को क्या करेगा? आराम से विद अ वैल्यू लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू वो क्या कर देगा? रोक देगा। और टेंशन का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? 0। समझ में कैसे यूज करते हैं हम इस चीज? हाँ या ना? ठीक है, ओके। सब है ना नोट्स में? हाँ? मैंने ऐसा बोला है कि एक इंसेक्ट है एट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिश। हमने एक डिश बनाया और यहाँ पर एक इंसेक्ट है, ठीक है? It crawls up the ditch but starts slipping after it is at a height of h from the bottom. तो यहाँ पर आपको स्लिप करना चालू करना है। जहाँ पर बॉटम से उसका हाइट कितना दिया गया है? h दिया गया है, ठीक है? बॉटम से हाइट कितना दिया गया है? h. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, coefficient of friction कितना दिया है? 0.75. तो पूछा गया कि h का वैल्यू क्या होगा? हमें समझ में आया, राइट? So the first thing people चार्ट वगैरह देखो that you do here is to draw the angle. ये कितना आएगा? आइए ना, इधर क्या लगेगा? नॉर्मल है। अच्छा, इंसेक्ट के पैरों पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो तो ये पैर है। अगर इधर देते तो हम अपने पैर को, मतलब इंसेक्ट अपने पैर को नीचे लैंड करेंगे या नहीं करेंगे? तो बोर्ड को लगेगा कि ये सरफेस नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे नहीं जा रहे? फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। इसमें गलती मत करना। तो फ्रिक्शन अराउंड दी सरफेस लगेगा, इस तरफ लगेगा। कोई दिक्कत है ना? किसको रिजॉल्व करें? ये जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम कोलिनियर एक्सिस बनाएंगे। इसका मोशन अराउंड द टेंजेंट हो रहा है नहीं? अराउंड द टेंजेंट हो रहा है। तो अगर इसका मोशन अराउंड द टेंजेंट हो रहा है, एक्सिस किसके अराउंड लेंगे? देखो दैट एक्सिस नाउ विल बी टेकन अराउंड दिस डायरेक्शन। यस और नो? एंड अराउंड दिस डायरेक्शन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट रिजोल्यूशन। नॉर्मल और फ्रिक्शन रिजॉल्व नहीं होगा, mg रिजॉल्व होगा। लेट अस सी द साइन दिस और थीटा। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। तुम लोगों ने मेरे साथ? और ये कितना हो जाएगा? दिस इज mg sin थीटा। इट इज अबाउट टू स्लिप, मतलब स्लिप कर रहा है, मतलब f का नंबर क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, नाउ लेट्स अभी अगर हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो n का वैल्यू क्या बताएंगे? mg cos थीटा। f लिमिटिंग का वैल्यू mg sin थीटा। सो f लिमिटिंग का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? mg sin थीटा। mg का वैल्यू कैंसिल। सो tan थीटा in this case is equal to what? है ना? tan थीटा पता चलता है। देखो यहाँ से देखना, मुझे h का वैल्यू चाहिए। Let us say this distance इसको ठीक, this distance is सही बोले r minus h। ये distance कितना है? So tan थीटा is perpendicular by base। perpendicular कितना होगा? tan थीटा So if this is tan theta is perpendicular by base, root out of what? mu square plus 1. तो हमें अगर cos थीटा चाहिए तो base by यहाँ पे, so cos थीटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? base by hypotenuse लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना? और यहाँ पर cos थीटा क्या लिख सकते हैं? r minus h by r, है ना? इसका आगे नहीं करना, इससे यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4.5 है और रेस्ट से बॉडी नीचे आ रहा है, ऐसे करके बोल रहा है, राइट? फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है, mg sin थीटा ऐसा। इनिशियली फ्रिक्शन तो 0 है, सारा का सारा mg sin थीटा है। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा फ्रिक्शन का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करता है। लेकिन mg sin थीटा अभी भी तो बड़ा ही है ना,
कम ऑन पीपल, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये भी सिखाया था, तुमको समझ में नहीं आ रहा? देखो पीपल, अगर ये मेरा बॉडी है, ये अगर फ्रिक्शन है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये वैल्यू कितना है, जैसे mg sin थीटा, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा पीपल, mg sin थीटा minus z divided by what, m, and this f is increasing with time, so acceleration is decreasing with time. बट अगर एक्सीलरेशन है, चाहे वो डिक्रीज भी करे, वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज ही करता रहेगा। इंक्रीज करते करते मैक्सिमम वेलोसिटी कब आए, जब एक्सीलरेशन जीरो। समझ में आया? और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब है कि इस ब्लॉक के हम नेट फोर्स को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, राइट। mg sin थीटा विल बी इक्वल टू f, f का वैल्यू म्यू n कर देंगे, है ना। n का वैल्यू होता है सकते mg cos थीटा, वहां से तुम्हारा x निकल के आएगा। इट इज वेरी मच सिमिलर टू टर्मिनल वेलोसिटी। वहां पर ड्रैग फोर्स स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटा होता है, धीरे 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 क्या हो जाता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी ये होता है, अगर तुमने ब्लॉक को f से खींचा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अगर ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, तुमने f से खींचा, है ना, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इस ब्लॉक के पास मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा पता है, f will be equal to what, kx, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक्सीलरेशन क्या था, f माइनस kx बाय यही था ना एक्सीलरेशन, यहाँ पर kx का वैल्यू क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जब तक एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता तब तक बॉडी का वेलोसिटी क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो गया, उसके बाद तो रिटार्डेशन होगा, बिकॉज़ केस और इंक्रीज होगा। समझ में आया? सो इस पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। बहुत सारे केसेस में तुम्हें ये मिलेगा। क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, चलो लंच के बाद मिलते हैं।